पहले आपको पता है, हम एक एबीसी से स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दो किडनीज रखे हैं, दो गुर्दे रखे हैं, जिसको हम उर्दू में गुर्दा भी कहते हैं। अब होता क्या है कि फर्ज करो ये एक किडनी है, ठीक है, ये क्या है, एक किडनी है, और ये क्या है इसका, ये क्या है इसका यूरेटर है। ठीक है, अब ये किडनी है, अब किडनी को मुझे मुझे ये पता है कि जो किडनी होती है इसके टू पार्ट्स होते हैं। टू कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्ज करें मैं एक डॉटेड लाइन लगाता हूं, ठीक है, मैं एक डॉटेड लाइन लगाता हूं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोर्टेक्स। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाईजान जो किडनी होती है, जब मैं उसको कट करूंगा, जो उसको मैं काटूंगा, तो मुझे दो सरफेस मिलेंगे, बाहर वाले हिस्से को हम कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। लेकिन अब हम एमबीबीएस में चूंकि आ चुके हैं, अब हमने इसके सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए मैं आप अपनी बुक पे जो डायग्राम बनी है उस पर जरा फोकस करें। तो उसने बताया हुआ है कि जो आपकी किडनी होती है इसमें एक रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, जो आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सबसे पहले क्या होगा, एक रीनल आर्टरी होगी और रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होगी, ठीक है, रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होगी डिफरेंट आर्टरीज में। तो वही आर्टरीज में बनाने लगा हूं, आपने गौर से देखना है, फिर मैं इसको लिखता भी हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी में क्या होता है? फर्ज करें ये आपकी क्या है, रीनल आर्टरी है। अब रीनल आर्टरी एक ही होती है, रीनल आर्टरी आपकी किडनी में एक दाखिल होगी, लेकिन जो रीनल आर्टरी होगी वो आगे डिवाइड होती है, ठीक है, वो आगे डिवाइड होती है। फर्ज करें ये रीनल आर्टरी थी तो ये दो आर्टरीज में डिवाइड हो गई है। अब ये जो उसकी ब्रांचेस बनी है वो फिर डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, और वो जो फिर उसके ब्रांचेस आगे बनी है वो फिर डिवाइड हो जाएंगी। इस तरह डिफरेंट आर्टरीज डिवाइड होती रहेंगी, एक रीनल आर्टरी से डिफरेंट ब्रांचेस उसकी निकलती रहेंगी। अब हमने हमें ये सीक्वेंस आना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी आर्टरी होती है, उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी होती है। तो आपकी जो पुरानी बुक वाली एडिशन है, जो पुराना एडिशन है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो नया बुक है, जो मेरे पास बुक है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ। तो हम इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन आर्टरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी, मतलब कि वो एक मेन आर्टरी है और वो एक ही होती है, रीनल आर्टरी होती है। ठीक, सबसे पहले क्या आती है? रीनल आर्टरी, वो आपकी किडनी को सप्लाई कर रही होती है। लेकिन उसके बाद आपकी किडनी के शुरू हो जाते हैं सेगमेंट। जो पहली ब्रांच रीनल आर्टरी देती है उसको हम कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। तो सबसे पहले आती है आपकी रीनल आर्टरी, उसके बाद आती है सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल के बाद आपके लोब्स स्टार्ट हो जाते हैं, किडनी के डिफरेंट लोब्स होते हैं। तो जो लोब्स के बाद जो स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है, इंटरलोबार आर्टरी। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, ये लोबार है, लोब्यूल नहीं है। तो इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है एफरेंट। अब मैंने आपको दिखाया है कि यार ये क्या है, ये मेरी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी डिवाइड हुई किस में? सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी किस में डिवाइड होगी? इंटरलोबार आर्टरी में। लेकिन जो इंटरलोबार आर्टरी है ये किस में डिवाइड होगी? ये डिवाइड होगी एफरेंट आर्टरियोल में, एफरेंट आर्टरियोल में। और मैं आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताता हूं। पहले तो आपको नेफ्रॉन का क्लियर कट पता होना चाहिए। देखो, फर्ज करो ये किडनी है ना, किडनी, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, फर्ज करो ये मेरे पास पर्पल है, पर्पल पॉइंटर है, मैं इससे जो बनाऊंगा वो नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन हमारी किडनी में किस तरह होते हैं? नेफ्रॉन जो होते हैं वो लाखों करोड़ों के हिसाब से होते हैं हमारी दोनों किडनीज में। अब नेफ्रॉन किस तरह होते हैं? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोर्टेक्स बाहर वाले हिस्से को कहते हैं और मेड्यूला अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। और जो नेफ्रॉन स्टार्ट कहां से होता है? नेफ्रॉन स्टार्ट होता है कोर्टेक्स से, और एंड कहां पे होता है? मेड्यूला में, और फिर वापस आ जाता है किस में? कोर्टेक्स में। देखो, जो हमारी किडनी में अल्लाह ताला ने नेफ्रॉन को किस तरह अरेंज किया हुआ है, आप अपनी बुक पे भी देखेंगे कि जो नेफ्रॉन है वो स्टार्ट कहां से होता है? कोर्टेक्स से, फिर वो नीचे लूप जाता है, उसकी एक लूप होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और वो फिर वापस कहां पे चला जाता है? कोर्टेक्स में चला जाता है। अब इसी नेफ्रॉन को मैंने जब जूम करके देखा तो इस नेफ्रॉन को मैं यहां बनाने लगा हूं, ठीक है, इस नेफ्रॉन को मैं कहां बनाने लगा हूं? ऊपर बनाने लगा हूं। तो ऊपर से हमारी रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी किस में डिवाइड हुई? सेगमेंटल में। सेगमेंटल किस में डिवाइड हुई? इंटरलोबार में। अब इंटरलोबार से क्या निकलेगी? सबसे पहले तो हमें पता है कि जो इंटरलोबार है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एफरेंट आर्ट्रियोल में, एफरेंट आर्ट्रियोल में। और आपने याद रखना है, एफरेंट आर्ट्रियोल वो वाला आर्ट्रियोल है जो कि ग्लोमरुलस में एंटर होता है, जो कि ब्लड को ग्लोमरुलस में लेके जाता है। तो अब आप कहते हो कि यार हम इसको याद कैसे करें? तो आपने कहना है आफरेंट, ठीक है, ए आफरेंट, ठीक है, आफरेंट। आफरेंट का मतलब, आफरेंट से आपने याद रखना, ए से आपने याद रखना आओ, आ जाओ, ठीक है, आओ। उर्दू में कहते हैं ना आओ, आ जाओ। तो आओ का मतलब है कि ब्लड को ये लेके आता है किडनी में, आपके नेफ्रॉन में। अब क्या हुआ? रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबार आर्टरी, और उसके बाद आपका आता है आफरेंट आर्ट्रियोल। अब जो आफरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या करता है? ये एक गुच्छा बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है? एक गुच्छा बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ग्लोमरुलस, ठीक है, ये गुच्छा बनाता है और आगे फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल में। इसको हम क्या कहेंगे? इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। अब ये है आफरेंट। आफरेंट आपने कैसे याद रखना है? आओ,
मतलब कि ब्लड को अंदर लेके आता है, और इफरेंट एग्जिट बाहर निकालता है। तो आफ्रेंट और इफरेंट को इस तरह याद रखना है। अब हम देखते हैं कि यार जो हमारा बोमेन कैप्सूल, जो हमारा ये ग्लोमेरुलस है, ये हमारे यूरिन को किस तरह फिल्टर करता है। तो मैंने आपको कहा कि ये जो नेफ्रॉन मैंने किडनी में बनाया है, मैंने इसको अब मैं बड़ा करके इधर बनाने लगा हूं। तो इसको आपने गौर से देखना है कि जो आप, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका नेफ्रॉन है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, और उसकी जो लूप ऑफ हेनले होती है वो कहां पे होती है, वो मेड्यूला में होती है। तो अब मैं इधर एक बनाने लगा हूं, फर्ज करो ये क्या है, दिस इज अ बोमेन कैप्सूल। इसको हम क्या कहेंगे, बोमेन कैप्सूल कहेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब ये क्या है, दिस इज माई बोमेन कैप्सूल। अब ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये क्या करता है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। जो मैंने ब्लैक से बनाया है ये एक अलग स्ट्रक्चर है, जो मैंने पर्पल से बनाया है वो आर्टरीज है। अब होता क्या है कि ये जो आपका बोमेन कैप्सूल है, ये आगे फिर एक गुच्छा बनाता है, किसमें, आपके कॉर्टेक्स में। ठीक है, आपके कॉर्टेक्स में एक गुच्छा बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब क्या होता है, ये जो पीसीटी है, ये नीचे एक लूप बनाता है, ये नीचे की तरफ उतरता है। और ये कहाँ उतरता है, अभी अभी तो मैंने आपको बताया है कि यहां से आपका मेड्यूला स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी लूप ऑफ हेनले है वो कहां पे होती है, मेड्यूला में होती है। अब होता क्या है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहां से ये एक चक्कर काट के फिर ऊपर जाती है, फिर कॉर्टेक्स में जाती है। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स में जाती है और फिर एक गुच्छा बनाती है। ठीक है, फिर एक गुच्छा बनाती है। कन्वोलेटेड का मतलब क्या होता है, कन्वोलेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, तो एक होती है पीसीटी और एक होती है डीसीटी। पीसीटी कहां पे होती है, प्रोक्सिमल में। जो आपका नेफ्रॉन का प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल कहते हैं पहले हिस्से को, तो पहले कौन आती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे क्या आता है, लूप ऑफ हेनले, जो कि मेड्यूला में होता है। और तीसरे नंबर पे एक और गुच्छा आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये कहां पे होती है, ये अगेन कॉर्टेक्स में होती है, क्योंकि ये ऊपर चली गई है। और ये जो डीसीटी है, डीसीटी आगे ड्रेन कर जाती है, किस में, कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये किस में चली जाती हैं, अल्टीमेटली ये यूरिटर्स में चली जाती हैं, और आपकी यूरिन फॉर्मेशन इस तरह होती है। अब मैं इसको एक दफा रिवाइज करता हूं, देखो। सबसे पहले क्या होगा, रीनल आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी से क्या बनेगी, सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से क्या बनेगी, इंटरलोबार आर्टरी। और इंटरलोबार आर्टरी से क्या बनता है, एफरेंट। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट, और एफरेंट के बाद क्या बनता है, इफरेंट। ठीक है, एफरेंट के बाद इफरेंट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, ये वैसे एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार पूरी बॉडी में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी आर्टरी होती है वो पहले वेन में डिवाइड होती है। लेकिन किडनी एक एक्सेप्शन है, किडनी में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, देखो, ये सारी आर्टरीज थी। ठीक है, जो इंटरलोबार आर्टरी थी, सिगमेंटल, ये सारी आर्टरीज है। अब इनको बाय रूल तो वेन में कन्वर्ट होना चाहिए, इनके आगे वेन होनी चाहिए। लेकिन किडनी में एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि ये जो आर्टरी है, ये आर्टरियोल में कन्वर्ट होती है। ये आगे दोबारा ये वेन नहीं बनती अभी, ये अभी आर्टरियोल में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद वेन बनेगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अब होता क्या है कि आपका ब्लड आया, ब्लड कहां से आया, रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा किस में, सेगमेंटल में, सेगमेंटल से इंटरलोबार में, इंटरलोबार से एफरेंट में, और एफरेंट से कहां पे आ जाएगा, आपके ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। छोटे छोटे जब सुराख होते हैं, तो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का प्रेशर होता है, वो उसको फिल्टर कर देता है। ब्लड में जो मादा होता है, जो मटेरियल होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो आपके आ जाता है किस में, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल से फिर वो यहाँ पे इसके अंदर मूव करना शुरू कर देता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि जो बाकी ब्लड बच जाता है, देखो, जिसने फिल्टर होना था वो तो हो गया, लेकिन जो बाकी ब्लड बच जाता है वो इसके अंदर से गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है, और इफरेंट से बाहर निकल आता है, इफरेंट से ग्लोमेरुलस से बाहर निकल आता है। अब जो इफरेंट है ये क्या करती है, अब जो इफरेंट है ये क्या करती है, इफरेंट एक फिर आगे कैपिलरीज बनाती है। ठीक है, इफरेंट आगे किसके पास जाती है, पहले तो पीसीटी के पास जाती है, पीसीटी के ऊपर एक गुच्छा सा बनाती है। ठीक है, पीसीटी के ऊपर एक गुच्छा सा बनाती है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये जो गुच्छा है जो पीसीटी के ऊपर बनता है, इसको हम कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। फिर ये जो कैपिलरीज हैं, ये फिर भी वेन में कन्वर्ट नहीं होती, फिर ये क्या करती हैं, फिर ये लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाती हैं, लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द भी एक चक्कर लगाती हैं मेड्यूला में आके। ठीक है, जब ये चक्कर लगाती हैं, तो ये जो लूप ऑफ हेनले में नीचे मेड्यूला में कैपिलरीज होती हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है कि पेरिटिबुलर कैपिलरीज किनको कहते हैं, जो पीसीटी में होती हैं। लेकिन जो आपकी मेड्यूला में होती हैं, जो कि आपके लूप ऑफ हेनले में होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। ठीक है, वेजा रेक्टा। और अब होता क्या है, ये जो डीसीटी है, ये डीसीटी के इर्द गिर्द यही कैपिलरीज एक चक्कर लगाती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, पेरिटिबुलर कैपिलरीज। और फिर ये क्या करती हैं, ये जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, रीनल वेन में। ठीक है, रीनल वेन में, रीनल वेन में। अब मैं इसको जरा दोबारा आपको बताता हूं, देखो,
सबसे पहले आपका ब्लड कहाँ पे आता है? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी आगे डिवाइड हो जाते हैं सेगमेंटल में, सेगमेंटल आगे डिवाइड हो जाते हैं इंटरलोबार में, इंटरलोबार में, ठीक है। और इंटरलोबार आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एफरेंट में, और फिर इफरेंट में, और इसके बाद वेजा रेक्टा बनता है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी और ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक और भी है जिसमें आती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी और आपकी आर्कुएट आर्टरी आती है। लेकिन आपको ये सीक्वेंस सिर्फ इतना ही अगर याद है तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, इंटरलोबार के बाद आपकी आती है आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट, और आर्कुएट के बाद कौन सी आती है? इंटरलोब्यूलर, और उसके बाद आपकी एफरेंट स्टार्ट। एफरेंट और इफरेंट की आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एफरेंट को आपने कैसे याद रखना है कि आओ, एफरेंट आओ मतलब ब्लड को अंदर लेके आता है, और जो इफरेंट है वो बाहर निकालता है, इफरेंट बाहर निकालता है। अब ये तो हो गई सीधी सीधी बातें जो कि आपकी बेसिक बातें हैं। लेकिन अब हमने अप्लाइड एनाटॉमी पढ़नी है कि यार हम जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी लिखी है वो उसने क्यों लिखी हुई है, वो हाई यील्ड एनाटॉमी क्यों है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट रीनल वेन है ना, जो लेफ्ट रीनल वेन है, वो क्या करती है? वो रिसीव टू एडिशनल वेन रिसीव करती है। वो क्या करती है? रिसीव करती है टू एडिशनल वेन। अब ये उसने लाइन लिख के अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है, लेकिन इसके पीछे इसका क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा ये मैं आपको बता देता हूं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन है, राइट वाली नहीं, सिर्फ लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन में दो एक्स्ट्रा वेन कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें एक कौन सी होती है? उसमें एक होती है जी आपकी लेफ्ट गोनेडल वेन, ठीक है, जो आपके टेस्टिस, मतलब जो मेल्स होते हैं उनमें जो टेस्टिस से वेन आ रही होती है, वो उसके उसमें वेना केवा में नहीं जाती, वो कहां पे जाती है? उसकी लेफ्ट रीनल वेन में जाती है, और फिर वेना केवा में जाती है। लेकिन जो राइट साइड की टेस्टिकुलर वेन होती है वो उसकी रीनल वेन में नहीं जाती, वो सीधी उसकी इंफीरियर वेना केवा में जाती है, ठीक है, वेना केवा में जाती है। अब होता क्या है, फर्ज करो किसी बंदे की लेफ्ट रीनल वेन क्या हो गई है? खराब हो गई है। लेफ्ट रीनल वेन क्या हो गई है? खराब हो गया, मतलब कि उसको रीनल हाइपरटेंशन हो गया, उसकी जो रीनल वेन थी वो खराब हो गई है, उसमें कोई हाई प्रेशर हो गया। अब क्या होगा? अब उस बंदे ने जो फर्स्ट एड जिसने लिखी है उसने ये लाइन क्यों लिखी है ये मैं आपको बताने लगा हूं। आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा? अगर किसी बंदे की लेफ्ट रीनल वेन क्या हो गई है? हाई प्रेशर हो गई है, उसमें खराबी आ गई है, तो क्या होगा? आपकी जो लेफ्ट टेस्टिस है, जो हमारा पेशेंट होगा उसकी जो लेफ्ट टेस्टिस है उसमें से ब्लड वापस नहीं आ पाएगा। और जब उसमें से ब्लड वापस नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? तो उसमें हाइड्रोसील हो जाएगा, जो टेस्टिस होगी उसकी लेफ्ट टेस्टिस में क्या हो जाएगा? उसमें पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसमें एडिमा हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। अब ये आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? वैसे तो ये थोड़ा सा यूएसएमएलई के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एनएलई में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार जो मर्द होते हैं, जो मेल पेशेंट होते हैं, इनमें लेफ्ट हाइड्रोसील क्यों ज्यादा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो लेफ्ट गोनेडल वेन है ना वो इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाती, वो हमारी जाती है रीनल वेन में, और रीनल वेन का अक्सर हमें मसला बन जाता है। और जब रीनल वेन में प्रेशर ज्यादा होता है ड्यू टू एनी रीजन, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? जो मेल होते हैं उनका जो लेफ्ट टेस्टिस होता है उसमें पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें एडिमा हो जाता है। तो इसलिए आपने याद रखना है जो आपका लेफ्ट हाइड्रोसील है, इट इज मोर कॉमन, इट इज मोर कॉमन। पहली बात ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो लेफ्ट रीनल वेन है ये और किससे ब्लड लेके आती है? ये लेके आती है आपकी सुप्रा रीनल ग्लैंड से, और ये हम पढ़ चुके हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एड्रीनल मेडुला का कैंसर होता है, जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, अगर वो लेफ्ट साइड पे हो तो वो किडनी तक जाता है, वो किडनी को इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर वो राइट साइड पे हो तो वो किडनी को इन्वॉल्व नहीं करता। पता नहीं अब आपको ये बात याद है या नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बताई थी, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी क्योंकि आपकी जो लेफ्ट साइड की सुप्रारीनल ग्लैंड की जो वेन है वो इंफीरियर वेना केवा में नहीं डायरेक्ट जाती, वो किस में जाती है? वो पहले रीनल वेन में जाती है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि यार एक पेशेंट है, मेल पेशेंट है, और उसमें उसको क्या हुआ था? उसको कोई किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, और उसके बाद उसके जो लेफ्ट साइड का टेस्टिस था उसमें एडिमा हो गया था। तो आप बताएं क्या रीजन है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट गोनेडल वेन है वो किस में जाती है? वो लेफ्ट रीनल वेन में जाती है, ठीक है, वो किस में जाती है? लेफ्ट रीनल वेन में जाती है। तो ये पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि जो रीनल मेड्यूला है रिसीव लेस ब्लड सो वल्नरेबल टू हाइपोक्सिया। अब देखो, अगर हम गौर से देखें तो हमारा ब्लड पहले कहां पे आता है? पहले हमारा आता है इसमें बोमेन कैप्सूल में, उसके बाद पीसीटी में, उसके बाद जाके बारी आती है किसकी? लूप ऑफ हेनले की। तो क्या होता है कि जो ज्यादा परफ्यूज्ड एरिया है, ज्यादा परफ्यूज्ड एरिया क्या है? ज्यादा परफ्यूज्ड एरिया है कॉर्टेक्स।
जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ज्यादा ब्लड किस में आता है? कॉर्टेक्स में। लेकिन आपके ब्लड कहाँ कम होता है? मेड्यूला में आपका ब्लड कम होता है। अब फर्ज करो एक पेशेंट है और उसको क्या होता है? हाइपोक्सिक अटैक होता है। उसको क्या होता है? हाइपोक्सिक अटैक होता है, वो हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं सही मिलती, वो सीओपीडी का पेशेंट है, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है। तो इसमें क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन कम होगी। जब उसमें ऑक्सीजन कम होगी तो जो मेड्यूला होगा वो हाईली वल्नरेबल, वल्नरेबल कहते हैं खतरे में है, ठीक है। जो मेड्यूला होगा वो हाई वल्नरेबल होगा, ठीक है, हाई वल्नरेबल होगा किसके लिए? हाइपोक्सिया के लिए। मतलब कि अगर एक पेशेंट को हाइपोक्सिया का अटैक आता है तो उसमें क्या होगा? जो उसमें मेड्यूला होगा उसका इस्कीमिया हो सकता है। इस्कीमिया उसका क्यों हो सकता है? क्योंकि भाईजान आप मेड्यूला को ब्लड ही काम दे रहे हो, तो जब आप उसको उसकी ब्लड सप्लाई भी काम कर दोगे, उसमें ऑक्सीजन ही काम कर दोगे, तो मेड्यूला तक ऑक्सीजन ही पहुंचेगी, तो उसका क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा। इसके बाद एक और बात है जो कि आपको कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए, वैसे एग्जाम में पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके होता है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी उसमें हिमाटोलॉजी में जो मेरे स्टूडेंट इधर अगर प्रेजेंट है तो उनको ये याद होगा, जो सिकल सेल अनीमिया होता है, जो सिकल सेल अनीमिया होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि यार जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, जहां पे ऑक्सीजन उनको कम मिलती है ना, वो सिकल शेप के हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो किडनी का मेड्यूला होता है ना, जो किडनी का मेड्यूला होता है, उसमें उसमें आपको बहुत ज्यादा उसमें आपको बहुत ज्यादा सिकल पॉइंट मिल उसमें आपको सिकल सेल बहुत ज्यादा मिलते हैं। और उसकी वजह आज हम पढ़ रहे हैं कि मेड्यूला को ऑक्सीजन कम मिलती है, ऑक्सीजन उसकी सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेड्यूला होता है, सिकल सेल अनीमिया का अगर पेशेंट है तो उसका जो मेड्यूला होगा उसमें हमें बहुत ज्यादा सिकल सेल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो आपका सिकल सेल अनीमिया होता है, जहां पे जो आरबीसीज होते हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो इस शेप में, वो चांद की तरह, द्रांति की तरह या चांद की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो उसने लिखा हुआ है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, कि फर्ज करो हमने किसी बंदे की किडनी बदलनी है, ठीक है, हमने किसी बंदे की क्या करनी है? हमने ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, किडनी बदलनी है। तो हम प्रेफर किसको करते हैं? हम प्रेफर करते हैं हमेशा लेफ्ट किडनी को। और ये उसका एनएलई का पास्ट एमसीक्यूज है कि आप जब ट्रांसप्लांट करते हो तो आप किस किडनी को प्रेफर करते हो? तो आपने कहना है लेफ्ट किडनी को। हम हमेशा लेफ्ट किडनी को ही प्रेफर करते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो लेफ्ट किडनी होती है, इसकी लॉन्ग वेन होती है, इसकी वेन क्या होती है? लॉन्ग होती है। अब जो ये लेफ्ट किडनी होती है, इसकी वेन क्या होती है? लॉन्ग होती है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इसकी लेफ्ट वेन, जो किडनी है, इसकी वेन लॉन्ग क्यों होती है? तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपकी दो किडनीज होती हैं, एक माशाल्लाह दो गुर्दे अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, लेकिन उनकी पोजीशन सेम नहीं होती। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे करके होती है, लोअर होती है, और जो आपकी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर करके होती है। इनमें एक वर्टिब्रा का फर्क होता है, ठीक है, एक वर्टिब्रा का फर्क होता है। तो आपने याद रखना है, जो लेफ्ट किडनी होती है ये ऊपर की तरफ होती है, और इसकी वजह से इसमें जो रीनल वेन होती है ये थोड़ी सी लेंथी होती है, और इसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर की वजह से भी इसमें रीनल वेन लेंथी होती है। और जब भी हम ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा प्रेफर किसको करेंगे? लेफ्ट किडनी को ही करेंगे। उसके बाद एक और बात आपने लिख लेनी है जो कि आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, कि जो आपकी किडनीज होती हैं ये इनको कौन सी रिब प्रोटेक्ट करती है? तो आपने याद रखना है, जो ट्वेल्थ रिब होती है ना, जो हमारी ट्वेल्थ रिब होती है, ट्वेल्थ रिब, जो 12वीं रिब होती है, वो क्या करती है? वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? वो कहेगा कि यार एक पेशेंट था, टैक्सी ड्राइवर था, और उसका एक्सीडेंट हुआ। उसका जब एक्सीडेंट हुआ और उसकी जब आपने एग्जामिनेशन किया तो आपके जो उसकी ट्वेल्थ रिब थी वो क्या हो गई? डैमेज हो गई। जो उसकी ट्वेल्थ रिब थी वो टूट गई। और अब आप बताएं कि उसको कौन से ऑर्गन का डैमेज होने का सबसे ज्यादा खतरा है? तो आपने कहना है किडनी का। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बात बता दी है कि जो आपकी किडनी है उसको प्रोटेक्ट करने वाली कौन सी चीज है? उसको प्रोटेक्ट करने वाली चीज है ट्वेल्थ रिब। तो जब भी आपकी 12वीं जो रिब है, जो ट्वेल्थ रिब है, वो डैमेज होगी तो आपको किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ट्वेल्थ रिब आपको पता होना चाहिए कि ये हमें बैक साइड से नजर आती है। जो ट्वेल्थ रिब होती है ये फ्लोटिंग रिब होती है, ये आपने आगे से नहीं हम देख सकते, ठीक है। तो जो ट्वेल्थ रिब होती है ये फ्लोटिंग रिब होती है और ये बैक से नजर आती है। और अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है और उसकी बार ट्वेल्थ रिब टूट जाती है तो क्या होगा? उसको किडनी डैमेज होने का खतरा भी होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ट्वेल्थ रिब प्रोटेक्ट करती है किसको? किडनी को, ठीक है। तो ये डैमेज होती है ना, जब भी किडनी डैमेज होती है तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट पे क्या लिखते हैं कि यार इसको ना फ्लैंक पेन है, ठीक है, इसको क्या है? फ्लैंक पेन है। कभी आपने सोचा फ्लैंक रीजन क्या होता है? फ्लैंक रीजन क्या होता है? देखो, मैं अगर हम पेशेंट को पीछे से देखें तो ये आपका क्या होता है? ये आपका वर्टिब्रा होता है, ठीक है, ये क्या होता है? वर्टिब्रा होता है। और जो आपकी ट्वेल्थ रिब होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और जो आपकी किडनीज होती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं, ठीक है। अगर हम पीछे से देखें, मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, कि जो आपकी किडनीज होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं।
ये जो रिब के नीचे पीछे वाला जो हिस्सा होता है, आगे वाला तो अब्डोमिनल होता है ना, लेकिन जो पीछे हिस्सा होता है, जो पीछे हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फ्लैंक रीजन। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा, अगर वो कहता है कि मुझे फ्लैंक रीजन में पेन हो रहा है, तो आपने हमेशा देखना होता है कि या तो इसको कोई किडनी का मसला है, या इसको यूटीआई हो गया, या इसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया। खैर हम ये आगे जाके पढ़ेंगे भी फ्लैंक पेन। और किडनीज आपकी पीछे की तरफ होती हैं, किडनीज आगे नहीं लगी होती, किडनी पीछे की तरफ होती है वर्टिब्रा। और किस पोजीशन पे होती है? जो आपका होता है T11, मतलब जो आपका थोरेसिक 11 वर्टिब्रा से लेके L2 तक होती है, ठीक है, L2 तक। ये खैर एक्स्ट्रा बातें हैं, ये आपकी मर्जी है याद करने की, लेकिन जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है वो आपको लाइन बाय लाइन लाजमी आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बातें हैं। T11 से लेके L2 इनकी पोजीशन होती है, और किडनी पीछे की तरफ होती है। और हमेशा जब भी किडनी का मरीज आएगा, वो आपको कहेगा कि यार मेरे ना फ्लैंक रीजन में पेन हो रही है। फ्लैंक रीजन कौन सा होता है? जो पीछे वाला हिस्सा है, जो आपकी कमर है, जो रिब्स के नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं? उस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं? फ्लैंक रीजन। उसमें आपकी हमेशा पेन होती है किडनी रिलेटेड, या फिर यूटीआई रिलेटेड, या फिर अपेंडिसाइटिस की भी कभी कभी पेन वहां पे होती है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चीजें याद रखनी है। खैर हम इसको आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, आज एक बेसिक सा लेक्चर है बिल्कुल। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये जो एनाटॉमी है ये क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि इसमें से आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा। अब मैं आपको बुक दिखाता हूं कि अब हमने जो सेकंड टॉपिक है वो किस तरह पढ़ना है। तो देखो, ये मेरी बुक है, ये एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को हमने इस तरह नहीं पढ़ना, इस डायग्राम को आपने इसके साथ मिला के पढ़ना है। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, ये इसकी थ्योरी है। इस थ्योरी को हमने इसके साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, अब आपने गौर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे स्टूडेंट को समझ नहीं आती होती, मतलब ये स्टूडेंट को काफी मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, आपको अभी समझ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, वरना आगे जाके आपको नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, तो इसको हम समझते हैं। अब इस डायग्राम को, ये बहुत मुश्किल डायग्राम लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन इसमें जो हमारे काम की बातें हैं पहले हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरी हमने कहां से पढ़नी है और डायग्राम हमने कहां से देखनी है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये जो मैंने बोमैन कैप्सूल बनाया है, इसको अब मैंने उठा के, इसको मैंने पहले जूम करके देखा, और जूम करके मैं इसको इधर बनाने लगा हूं। ठीक है, इस बोमैन कैप्सूल को मैं इधर बनाने लगा हूं कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। तो इसको हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट को समझ नहीं आता होता, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है? आपका बोमन कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है? बोमन कैप्सूल है, जो कि मैंने बड़ा करके बना दिया है। इसमें क्या होता है? इसमें हमें पता है कि एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमरुलस कहते हैं। अब इसको मैं बनाने लगा हूं ग्लोमरुलस को ग्रीन से, गौर से देखना है। जो ग्लोमरुलस होता है उसकी ना इस तरह की होती है, मतलब वो जो हम, ये जो वाल होती है उसके साथ बिल्कुल ये जुड़ा होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये क्या बना दिया है, जो मैंने ग्रीन से बनाया है, दिस इज एफरेंट एंड दिस इज इफरेंट, और ये क्या है? ग्लोमरुलस है। सबसे पहले क्या होगा? तीन, इसमें ये जो बैरियर है, ये जो अल्लाह ताला ने, जिस तरह हम देखो, जब हम चाय पीते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक पोनी लगाते हैं, उससे क्या होता है? पत्ती पत्ती उसके अंदर रह जाती है और पानी नीचे से निकल जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक जाली लगाई है, ताकि हमारा ब्लड पेशाब में ना जाए, हमारी ब्लड की प्रोटीन उसमें हमारे यूरिन में ना जाए। तो क्या होता है, जब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहला क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहला, फर्ज करो कि ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है, इसको मैं ना और बड़ा करके बनाता हूं यहाँ पे। तो फर्ज करो कि ये आपकी क्या है? ये जो कैपिलरी है, ये ग्लोमरुलस की कैपिलरी है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो कैपिलरी होती है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? एंडोथीलियल में, एंडोथीलियल सेल से, एंडोथीलियल सेल से। अब होता क्या है, आपने याद रखना है कि जो किडनी का ग्लोमरुलस होता है, इसमें जो एंडोथीलियल सेल होता है, इनमें गैप बहुत ज्यादा होता है, इनमें गैप नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है। और इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं? इन कैपिलरीज को हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जालीदार। उर्दू में इसका मतलब है जालीदार, मतलब कि ये वो वाली कैपिलरीज हैं जिनमें क्या होगा? सुराख होगा, जिसमें क्या होगी? एक जाली लगी होगी। जाली कैसे लगी होगी? कि जो इसकी दीवारें हैं उसके सेल्स कौन से होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। और उनमें क्या होगा? लार्ज गैप होगा, उनमें गैप काफी ज्यादा होगा। तो पहला अल्लाह ताला ने हमारे लिए स्ट्रक्चर रखा है वो क्या है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, पहला फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज है। अब होता क्या है कि ये जो आपका ग्लोमरुलस होता है ना, ये जो आपका ग्लोमरुलस होता है, यहां से आपने गौर करना है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो ग्लोमरुलस होता है, ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ा होता है। जो बोमन कैप्सूल और ये जो इसकी कैपिलरी की दीवार है ना, ये बिल्कुल आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन इनके दरमियान एक और मेम्ब्रेन रखी है, एक और मेम्ब्रेन रखी है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लोमरुलर, ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जीबीएम। इसका आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। अब मैं ना
इसको एक दफा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको दोबारा एक और तरीके से समझाता हूँ डायग्राम, फिर आपको याद हो जाएगी। तो ये जो आपकी कैपिलरी है, इसकी दीवार और जो बोमन कैप्सूल की दीवार है, इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीबीएम। जीबीएम का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये आपने कभी भी नहीं भूलना, आप अपना चाहे नाम भूल जाओ, लेकिन आपने ये बात नहीं भूलनी कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे हमेशा क्या होता है? इस पे हमेशा आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसकी वजह क्या है? इसमें होता है टाइप 4 कोलेजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? टाइप 4 कोलेजन होता है। और क्या होता है? और आप इसमें होता है हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट, ये दो केमिकल होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये टाइप 4 कोलेजन से बनी होती है और हेपरिन सल्फेट से बनी होती है। इसकी वजह से इस पे क्या आता है? इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद पहला स्ट्रक्चर क्या था? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। उसके बाद क्या था? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन तीसरे तीसरे क्या होता है? तीसरा यहाँ पे अल्लाह ताला ने एपिथेलियम, एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम रखा है, जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एपिथेलियम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। अब आप कहते हैं कि यार हमें ये ना सही तरह क्लियर नहीं आइडिया हुआ कि इसका मतलब क्या मतलब है, कि पोडोसाइट ये क्या चक्कर है। तो इसको हम और जूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इख्तियार में हम इसको, मैंने और जरा जूम किया। जब मैंने इसको जूम किया तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा अच्छा, इसमें तो ये वाले स्ट्रक्चर हैं। तो उसको अब हम समझते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो एरिया है, इसको मैंने और जूम करके देखा। जब मैंने इसको और जूम करके देखा तो मुझे क्या मिला? फर्ज करो कि ये क्या है? कैपिलरी है। ये क्या है? कैपिलरी है। इसमें क्या थे? सबसे पहले तो आपके थे एंडोथेलियल सेल्स, जिनमें क्या था? गैप बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं, ये जालीदार कैपिलरीज हैं, ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। अब उसके बाद मैंने कहा था कि जो आपकी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और मेम्ब्रेन रखी। उसके बाद क्या रखी? एक और मेम्ब्रेन रखी, और उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे सुराख होते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जीबीएम। और इस पे आपने हमेशा याद रखना है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू टाइप 4 कोलेजन एंड ड्यू टू हेपरिन सल्फेट। अब इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर जो अल्लाह ताला ने क्या रखा, कि अल्लाह ताला ने ये जो सुराख थे, ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थे, इसके ऊपर पहरेदार बैठा दिए। पहरेदार क्या बैठा दिए? कि इसके ऊपर एक खास किस्म का एपिथेलियल बना दिया, मतलब एपिथेलियल सेल बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट कहते हैं। अब इन पोडोसाइट को मैंने और जब जूम करके देखा तो मुझे क्या मिला? कि फर्ज करें ये क्या है? ये मेरी क्या है? मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसमें ये क्या है? छोटे छोटे सुराख हैं, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इन सुराख के ऊपर अल्लाह ताला ने एक खास किस्म के सेल्स रखे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स। अब आपने पढ़ा कि ये जो अल्लाह ताला ने जाली रखी है, जाली पहले तो आपको पता नहीं चाहिए कि यार जाली है क्यों। ये जाली इस वजह से है कि हमारा जो ब्लड है, जब वो किडनी में जाए, तो उसमें जो प्रोटीन है वो हमारे यूरिन में ना जाए, हमारा ब्लड यूरिन में ना जा सके। अगर उसमें कोई मसला आ जाएगा तो जाहिर बात है हमारा ब्लड यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। तो उस वजह से अल्लाह ताला ने 3 स्ट्रक्चर रखे। पहला स्ट्रक्चर क्या रखा? कि अल्लाह ताला ने जो वहां कैपिलरीज बनाई, वो कैपिलरीज कौन सी बनाई? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। उसमें सुराख था, उसमें गैप था। दूसरा स्ट्रक्चर क्या रखा? कि वहां पे एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन रखी, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जीबीएम। वो किस किस से बनी होती है? टाइप 4 कोलेजन से और हेपरिन सल्फेट से। और ये जो जीबीएम है, इसके जो सुराख हैं, इसके ऊपर एक और पहरेदार रखे, एक और खास किस्म के एपिथेलियल सेल्स रखे, जिसको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स। अब आप कहते हैं कि यार हमें ये समझ नहीं, बात हजम नहीं हो रही कि ये इतना, मतलब इतना प्रोटोकॉल देने की ब्लड को क्या जरूरत थी। तो वो मैं आपको बता देता हूं, अब आपको बात क्लियर होगी मेरी। देखो, गौर से देखना है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको बात ये मेरी समझ आ जाए तो। अब अच्छा, इसके अलावा पहले हम ये कर लेते हैं, पहले ना हम इसकी एनाटॉमी खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब हम इसकी थोड़ी सी वॉल्स की बात कर लेते हैं। देखो, आपने याद रखना है, ये क्या था? एफरेंट, ये था इफरेंट, ये था ग्लोमरुलस। इसमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और ये सारा कुछ तो हो गया। इसमें इसकी दो दीवारें होती हैं। जो आपकी बोमन कैप्सूल होता है, इसकी 2 वाल्स होती हैं। ये जो बाहर वाली वाल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी प्राइटल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइटल लेयर। ये क्या है? प्राइटल लेयर है। और ये जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? विजरल लेयर। विजरल लेयर, और विजरल लेयर किससे मिलकर बनी होती है? पोडोसाइट से। ठीक है, पोडोसाइट से। और पोडोसाइट्स किसके ऊपर होते हैं? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के सुराखों के बिल्कुल ऊपर करके होते हैं। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के सुराखों के बिल्कुल ऊपर होते हैं, और वो क्या होती है? वो होती है विजरल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस।
सॉरी विजुअल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, और पाराइटल लेयर कौन सी होती है, दरमियान वाली। अब होता क्या है कि आपका ब्लड यहाँ से आता है, और जो कि ये जाली है, तो इसमें से जो पानी होगा वो फिल्टर हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। प्रोटीन्स कभी भी आपकी बोमेन कैप्सूल में नहीं आती। ये जो स्पेस है, ये जो जहाँ पे आपका यूरिन फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरिनरी स्पेस। यहाँ से आपका यूरिन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यूरिन बनना स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी स्पेस। स्पेस बिटवीन पाराइटल एंड विजरल लेयर, और विजरल लेयर क्या है, पोडोसाइट भी है। अब इसके बाद एक और बहुत ही अहम बात है जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए, वो क्या है, देखो, ये जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाहर अल्लाह ताला ने यहाँ पे ना एक बड़े स्पेशल किस्म के ना एपिथेलियल सेल्स रखे हैं। बड़े स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स रखे हैं, मॉडिफाइड करके रखे हैं। उसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स। ठीक है, जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके बाहर अल्लाह ताला ने क्या रखे हैं, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स। हम आगे जाके भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं आपको बताना लाजमी समझता हूँ कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इसमें अल्लाह ताला ने स्पेशलाइज्ड सेल्स रखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल कहते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल। उसके बाद आपने याद रखना है, चूंकि चूंकि जो हमारा नेफ्रॉन है ये एक गुच्छ है, तो जो आपकी डीसीटी होती है, डीसीटी उसने यहां करके बनाई हुई है। मतलब उसने डीसीटी का एक ट्रांसवर्स लिया है। मतलब कि देखो, ये बोमेन कैप्सूल है, ये ऊपर से चक्कर काट के आपकी जो डीसीटी है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो यहां से गुजरती है, आके दोबारा से आपके बोमेन कैप्सूल से गुजरती है। उसने उसको कट करके दिखाया हुआ है। और बात ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी डीसीटी होती है, यहाँ पे एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेक्यूला डेंसा। जिसको हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। तो मैंने दो आपको सेल बताए हैं कि जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इसके मॉडिफाइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल। और जो आपका डीसीटी होता है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। और एक और अहम बात कि जो आपका नेफ्रॉन होता है, यहाँ करके आपकी बुक ने भी बनाया हुआ है, यहाँ करके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो जिनका कोई खास काम नहीं होता, उनको हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स, और वो सिर्फ आपके नेफ्रॉन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपकी बुक ने लिखा भी हुआ है मेसेंजियल सेल्स। अब मेरा बताने का ये क्या मकसद था, देखो, सबसे पहले हमने कहा कि जो आपके एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं ना, उसके जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स। ठीक है, पहले सेल हो गए। उसके बाद मैंने कहा कि जो आपकी डीसीटी है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मेक्यूला डेंसा कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहा कि आपके नेफ्रॉन में एक खास किस्म के सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स, और वो क्या करते हैं, वो आपके नेफ्रॉन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कहते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को हम मिला के कहते हैं जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस। और ये इंतहाई अहम बात है, मतलब ये आपको लाजमी बात पता होनी चाहिए कि जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस किस किस से मिलकर बनाता है। जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, मेक्यूला डेंसा और मेसेंजियल सेल, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, मेक्यूला डेंसा और मेसेंजियल सेल, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि यार ये जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल का फंक्शन क्या है, तो ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, ये पूरा इसका टॉपिक है कि जब भी देखो, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर तो हमेशा एक जैसा नहीं ना रहता। कभी आपका ब्लड लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो अगर ब्लड आपका लो है तो किडनी को ब्लड कम जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम कहते हैं रेनिन, और ये बहुत मशहूर हार्मोन है, रेनिन। तो इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आपने मेरी बात पे यकीन कर लेना है कि जो तीन सेल्स होते हैं, जो कि कहाँ जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके मॉडिफाइड सेल्स, जो आपका डीसीटी है उसके मॉडिफाइड सेल्स, और स्पोर्टिंग सेल्स, मेसेंजियल सेल्स जिनको हम कहते हैं, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस। और जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस क्या सिक्रीट करता है, रेनिन सिक्रीट करता है। ये बहुत बहुत अहम बात है।